नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर अकाउंटिंग जो हमारा है, जूनियर अकाउंटेंट में पेपर सेकंड, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। उसमें आज का हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन और सेकंड रहेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, या यूँ कहें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पार्ट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये डेप्रिसिएशन, आप इन चीज़ों को नोट कर लें। 5-4 चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन का अर्थ क्या है। देखिए, डेप्रिसिएशन सामान्य जो इसका अर्थ है कम होना, एप्रिसिएशन कोई चीज़ बढ़ना, और डी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डी एप्रिसिएशन से बना है कि भाई कम होना, कटौती होना। लेकिन जब हम लेखांकन दृष्टिकोण से डेप्रिसिएशन को समझें तो डेप्रिसिएशन कमी तो है, स्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी। पहली चीज़ स्थायी कमी। स्थायी कमी का मतलब कमी हो गई, जितना मूल्य कम हो रहा है फिर वो बढ़ेगा नहीं, स्थायी कमी है। फिर धीरे धीरे कमी, मतलब एक साथ नहीं हो रही है, धीरे धीरे कमी हो रही है। धीरे धीरे कमी, स्थायी कमी। और किस कारण कमी, या तो समय बीतने के कारण, या उसको आप उपयोग में ले रहे हैं तो घिस रही है, घिसावट के कारण जो उसका यूज़ कर रहे हो उसकी वजह से उसमें वैल्यू में जो कमी हो रही है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। तो ये तो मूल्य ह्रास क्या है, अर्थ इसका। अब कमी हो गई, स्थायी हो गई, निरंतर उपयोग से हो गई, धीरे धीरे हो गई। तो मूल्यह्रास को स्पाइसर और पैगलर ने क्या कहा है। स्पाइसर और जो पैगलर है उन्होंने ये कहा है कि मूल्यह्रास जो डेप्रिसिएशन है वो कार्यशील जीवन जो है किसी संपत्ति का, उस कार्यशील जीवन का माप है कि भाई कितने टाइम तक संपत्ति चलेगी। तो ये पता कैसे चले, जब हम उस संपत्ति की लाइफ डिसाइड करने के लिए उस पर एक प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं उसके मूल्य में कमी करने का कोई अंदाज़ लगाएं, कोई तरीका अपनाएं कि हाँ भाई इतने इसमें कमी होती जाएगी और फाइनली ये आपकी 10 साल, 15 साल या 20 साल चलेगी, जिस हिसाब से उसके मूल्य में कमी होनी है। तो वो कार्यशील जो उसका मतलब समय है या कार्यशील उसकी लाइफ है, जीवन है, उसका माप क्या है, डेप्रिसिएशन। क्लियर। उसके अलावा संपत्ति जो है उसकी लागत को हम, संपत्ति की लागत को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस चीज़ में, उसके जीवन काल में। तो हम ये भी कह सकते हैं किसी संपत्ति की लागत को उसके अनुमानित जीवन में किसी उचित आधार पर विभाजित कर देना, फैला देना, ये हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर। ठीक है। अब हम बात करेंगे, अर्थ हो गया डेप्रिसिएशन का, परिभाषा हो गई। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की बात हम करें, विशेषता धीरे धीरे लगता है, स्थिर कमी होती है मूल्य में, उपयोग के कारण होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ शब्द हैं ऐसे, कुछ पॉइंट्स हैं, उनका अर्थ आपको जानना जरूरी है। नंबर 1, डेप्रिसिएशन डिस्कस कर चुके हम। क्या होता है डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, फ्लक्चुएशन, अमोर्टाइजेशन, ऑब्सोलेंस। अप्रचलन हो गया ऑब्सोलेंस, फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव हो गया, अमोर्टाइजेशन क्या हो गया, अमोर्टाइजेशन जो है वो है हमारे लिए किसी भी चीज़ जो हमारी है उसका मतलब जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स में जो इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, उन पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, उनका अमोर्टाइजेशन करते हैं। तो वो क्या है, उसका एक तरीके से परिशोधन हो गया या उसका उत्सर्जन हो गया। तो इसको सही शब्द इसके लिए परिशोधन, अमोर्टाइजेशन के लिए फिट बैठता है। तो अमोर्टाइजेशन किसका होगा, इंटेंजिबल एसेट्स, जो हमारी पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल है, फिक्टिशियस एसेट्स है, उनको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, धीरे धीरे अमोर्टाइज कर रहे हैं। डिप्लेशन ये डेप्रिसिएशन का ही भाग है, लेकिन जब हमारी जो एसेट्स हैं वो वेस्टिंग नेचर की हैं, मतलब धीरे धीरे क्षय हो रहा है, उनमें कमी आ रही, वैल्यू में नहीं, असेट्स में ही कमी आ रही है। जैसे खान माइन है, तेल का कुआं है, तो वो तेल का कुआं पूरा आपकी संपत्ति है, उसमें से आप जैसे जैसे तेल निकालोगे, खान में से आप अगर कोयले की है, हीरे की है, सोने की, तो उसमें से जो भी मटेरियल है, जो धातु है, वो आप निकालेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा,
कमी आएगी उसमें, तो वो मतलब उसको हम बोलेंगे रिक्तीकरण होगा, उसमें कमी आएगी, तो वो वहाँ मेथड लगेगा डिप्लेशन। तो कई बार पूछा जाता है तेल के कुएं, खानों इत्यादि में कौन सा मेथड लगता है? डिप्लेशन। सामान्य जो हमारी संपत्तियां होती हैं, बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, उन सब पे डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन, इंटेंजिबल एसेट्स जो हमारी है। फ्लक्चुएशन क्या है? फ्लक्चुएशन है अचानक से कोई बाजार की परिस्थिति में परिवर्तन हुआ और उतार चढ़ाव आया तो हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, उसे बोलते हैं फ्लक्चुएशन। ये कम समय के लिए होता है, अल्पकाल के लिए होता है। उसके बाद ऑब्सोलेंस, ये क्या है? अप्रचलन। यदि मान लीजिए आपने जो मशीन खरीदी है, प्लांट लगाया है, अब टेक्नोलॉजी है बढ़ती जा रही है, उस टेक्नोलॉजी के विस्तार के कारण हो सकता है कि आपकी जो मशीनरी है उसका प्रचलन कम हो गया है, नई मशीन आ गई तो लोग उधर मूव करेंगे, आपकी उस मशीन की वैल्यू गिर जाएगी क्योंकि उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं रहेगी। तो वो क्या है? ऑब्सोलेंस है, अप्रचलन है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम उसके बाद बात करते हैं डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेज है। डेप्रिसिएशन गैर रोकड़ व्यय है। कैसे? क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो खर्चा होता है उसको मैं नगद पेमेंट नहीं करता, सैलरी को, किराए को मैं जिसको भी देना है मैं देता हूँ। स्टेशनरी का खर्चा है मैं खरीद के लाता हूँ, पेमेंट करता हूँ, चाहे बैंक से करो चाहे कैश। डेप्रिसिएशन के लिए मैं पेमेंट नहीं करता किसी को कि हाँ भाई ये इतना डेप्रिसिएशन लगा है। डेप्रिसिएशन मैंने असेट्स खरीदी, उस असेट्स की वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लाइफ टाइम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अवधारणा कौन सी? निरंतरता। डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है फिक्स्ड एसेट्स पे वो किस अवधारणा के तहत लगाया जाता है? गोइंग कंसर्न, निरंतरता की अवधारणा के कारण लगाया जाता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस है। नीड्स एंड ऑब्जेक्ट फॉर डेप्रिसिएशन। हमारा जो डेप्रिसिएशन है उसकी आवश्यकता क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है? तो डेप्रिसिएशन जो हमारा है उसके मूलभूत उद्देश्य हैं। नंबर 1, देखिए डेप्रिसिएशन आप क्लेम करेंगे तो संपत्ति की जो सही वैल्यू चिट्ठे पर आएगी। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर आपने क्लेम ही नहीं किया तो संपत्ति का वैल्यू आप लागत पे दिखाते रहोगे, जबकि वैल्यू तो कम हो रही है, तो चिट्ठे का बेहतर प्रस्तुतिकरण नहीं होगा। तो संपत्ति को चिट्ठे में सही मूल्य पर, वास्तविक मूल्य पर दिखाने के लिए फिर डेप्रिसिएशन क्लेम किया, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया तो सही लाभ हानि ज्ञात हो गया, तो सही लाभ हानि की ज्ञात के लिए। तीसरा, जब आप डिप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, असेट्स की वैल्यू कम करते हैं, तो आप भविष्य में जब वो असेट्स अचानक खत्म हो जाएगी 10-15 साल बाद में, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट के लिए आप फंड्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोषों की व्यवस्था कर रहे हैं। ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। इस चीज़ के लिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। उसके अलावा एक कंसेप्ट और है, पूंजी में से लाभांश के वितरण को रोकना। ये क्या है? कई बार हम प्रॉफिट हमारे पास होता है तो वो बुक प्रॉफिट तो होता है हमारे पास, पुस्तकों से लाभ आ गया, बट वो रियल प्रॉफिट नहीं होता। गेन जो हमारा हमने रियल में जो कमाया है वास्तविक लाभ नहीं होता। वो कैसे? बुक पुस्तकें बता रही है कि भाई मान लीजिए 10 लाख का लाभ है, सपोज करो आप 10 लाख का, आपने सोचा 10 लाख का लाभ है यार, शेयर होल्डर है, डिविडेंड बांट देते हैं, प्रॉफिट खूब पड़ा है, बांट दिया आपने 2 लाख का डिविडेंड, 8 लाख का आपने सोचा कि रिटर्न कर लिया, ठीक है। अब 2 लाख का आपने डिविडेंड तो बांट दिया, लेकिन रियल प्रॉफिट आपको पता लगा कि आपके इतने करोड़ों रुपए की एसेट्स हैं तो उन पे डेप्रिसिएशन ही मेरा 11-12 लाख था। अब आपकी पुस्तकों में तो लाभ है, जबकि रियल में अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते तो आपके लाभ के स्थान पर क्या होता? हानि होती। तो आपने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है शेयर होल्डर में वो तो गलत किया है, कैपिटल में से गया है वो तो उसको रोकने के लिए लाभों में से ही लाभांश का वितरण हो, ये सुनिश्चित करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब हम बात करें मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, हास लेखांकन। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है डेप्रिसिएशन के मेथड फॉर डेप्रिसिएशन, ह्रास की विधियां। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड कि फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाया जाए तो किस मेथड से लगाया जाए। SLM मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV है, डिप्लेशन मेथड है, यूनिट मेथड है, नंबर मेथड है, एन्युटी मेथड है, अलग अलग मेथड, उस पर चर्चा करेंगे। एक है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन, हास लेखांकन की विधियां। तो डेप्रिसिएशन जो है रिकॉर्डिंग उसकी जो है पुस्तकों में दिखाना, उसकी 2 मेथड है। एक तो है डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट डेप्रिसिएशन को उस असेट्स पे चार्ज करेंगे
जिस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन खर्चा है, डेबिट, असेट्स कम कर देंगे वैल्यू, तो टू असेट्स, जो भी हमारी पर्टिकुलर असेट्स है। बिल्डिंग पे लगाया है तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू बिल्डिंग, प्लांट मशीन पे तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट मशीन। तो फर्क क्या पड़ा, डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर किया तो P&L में तो खर्चा बुक हो गया। अब चिट्ठे में दोनों साइड प्रभाव क्या पड़ा, जब आपने P&L में खर्चा दिखाया तो लाभ क्या हुआ, कम हुआ, तो इधर लायबिलिटी कम। क्यों, क्योंकि लाभ भी तो दायित्व ही है, पूंजी जुड़ती है, पूंजी में लाभ जुड़ता है तो दायित्व है, तो उधर तो लायबिलिटी कम, उधर असेट्स को कम कर ही रहा हूं, तो बराबर चिट्ठा मेरा एकदम बराबर चलता है। कोई भी ट्रीटमेंट हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चिट्ठे पे समान प्रभाव डालता है प्रत्येक लेन देन। अब इस मेथड में हम एंट्रियां क्या पास करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, फिर P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन, और फिर निश्चित समय बाद उस असेट्स को सेल आउट करेंगे तो फिर कैश डेबिट टू जो भी हमारी पर्टिकुलर असेट्स है, उस पर प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है खाते को बंद करने के लिए बुक कर देंगे। क्लियर, ये चीज़ हो गई। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं हम। क्या खोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये आपको क्लियर हो गए, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ भाई, डेप्रिसिएशन को, डिप्लेशन को, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा इस पर और ज़्यादा फोकस कर सकें। ये देखिए, ध्यान से देखें इन चीज़ों को। ये डायरेक्ट मेथड तो हो गया। अब इनडायरेक्ट मेथड जो मेरा है उसमें मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां मैं क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज असेट्स को कम नहीं करूंगा। डेप्रिसिएशन डेबिट तो होगा क्योंकि खर्चा है तो बुक करना पड़ेगा, टू पर्टिकुलर असेट्स नहीं करूंगा, मैं उस डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बना लूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस डेप्रिसिएशन को तो वर्ष के अंत में क्या करूंगा, लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दूंगा। क्यों, डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। साल के अंत में P&L में चला गया, बंद हो गया, खर्चा है, खर्चा नॉमिनल, तो डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने की प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये बंद हो जाएगा। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल इसका बैलेंस बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं असेट्स पे ट्रांसफर चार्ज नहीं कर रहा। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे देखो आप इस एंट्री का, चिट्ठे पे वही इफेक्ट आएगा जो पहले मेथड में था। कैसे, पहले वाले मेथड में मैं संपत्ति कम कर रहा था, उधर मेरी लायबिलिटी प्रॉफिट कम था तो लायबिलिटी कम हो रही थी। अब चूंकि मैं क्या कर रहा हूं, प्रोविजन बना रहा हूं, तो संपत्ति को मैं कम नहीं कर रहा, मैं मेरी असेट्स को कम नहीं कर रहा। इस मेथड में मैं असेट्स को किस पे दिखाता हूं, कोस्ट पे दिखाता हूं बैलेंस शीट में। जब मेरी असेट्स कोस्ट पे है, कम नहीं हुई, तो फिर लायबिलिटी क्या होगी, कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी मुझे। क्यों, असेट्स कम नहीं हुई तो फिर बैलेंस शीट तभी मिलेगी। तो मैं क्या करता हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो मेरा है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आता है। और जिस दिन, जिस वर्ष हम बेचेंगे उस दिन क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बनाया है हर साल उसको जिस वर्ष बेचेंगे संपत्ति उस वर्ष असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट इन ईयर ऑफ सेलिंग ऑफ असेट्स टू पर्टिकुलर असेट्स। क्लियर, ये एंट्रियां पास हो जाएगी हमारी। उसके बाद हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड, हमारे ह्रास की विधियां, जो हमारा ह्रास है, मूल्य ह्रास, इसकी विधियों की हम बात करेंगे। चलिए, मेथड फॉर डेप्रिसिएशन, अब हम बात कर लेते हैं मेथड फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगाने की कितनी विधि है, जाहिर सी बात है कि सब में अमाउंट भी डेप्रिसिएशन का अलग अलग आएगा। नंबर एक, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको बोलते हैं मूल लागत विधि, प्राइम कॉस्ट मेथड बोलते हैं कि मूल लागत जो संपत्ति की उसी पे लगता है। खास बात, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है एक ही दर से लगेगा, एक दर से लगने का मतलब हर वर्ष डेप्रिसिएशन क्या होगा, समान। तो स्ट्रेट लाइन
लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में खास बात, हर वर्ष डेप्रिसिएशन अमाउंट इक्वल एवरी ईयर, हर वर्ष डेप्रिसिएशन अमाउंट बराबर होगा। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें संपत्ति अनुमानित जीवन डिसाइड है 10 साल 15 साल जो भी है, हमारी उस कॉस्ट में से जो उसकी साल्वेज वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू को तो लेस कर देंगे, उसमें हम जो उसका लाइफ टाइम है उसका भाग दे देंगे, तो हर साल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा SLM है। तो इसमें यही प्रश्न बनता है कि SLM में हर साल डेप्रिसिएशन बराबर रहता है, तो बोलते किस साल किस में बराबर रहता है, मूल लागत विधि, सॉरी डेप्रिसिएशन की मूल लागत विधि कौन सी है, जो मूल लागत के हिसाब से, मतलब एक ही जो लागत है बार बार बदलता नहीं है डेप्रिसिएशन के लिए, असेट्स का अमाउंट, ये आ गई। फिर किन असेट्स पे ये मेथड फॉलो करते हैं, तो हम जो संपत्तियां जिनका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है, अप्रचलन भी जिनका कम होता है, मेंटेनेंस खर्चा कम है, तो उनमें फ्लक्चुएशन नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ हम डेप्रिसिएशन का SLM मेथड अडॉप्ट करते हैं। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। जैसे किस पे कर सकते हैं, फर्नीचर पे कर सकते हैं, और हमारे शॉर्ट टर्म जो लीज हैं, अल्पकालीन पट्टे, उन पे भी जारी कर सकते हैं इसको। तो फर्नीचर जो हमारा है, क्योंकि फर्नीचर में हम मानेंगे कि भाई बिल्ड जो भी हमारे हैं, मशीन लगा लिया, टेबल वगैरह और जो भी कुर्सियाँ, तो उनमें ज़्यादा कोई घिसावट नहीं होगी, रिपेयर मेंटेनेंस कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं WDV, रिटर्न डाउन मेथड, इसको बोलते हैं क्रमागत ह्रास विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्रमागत ह्रास, नाम से स्पष्ट है, क्रमागत ह्रास मतलब डेप्रिसिएशन हर वर्ष क्रमानुसार ह्रास होता जाएगा, कम होता जाएगा। पहले साल मूल लागत पे, फिर जो बुक वैल्यू थी वो धीरे धीरे जैसे वैल्यू डेप्रिसिएशन घटाया, तो जो मेरी WDV बची असेट्स की, उस पे मैं चार्ज करूंगा। तो इस मेथड में WDV में क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन कम होता रहता है। तो मैं लिख रहा हूं एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता रहता है। क्या होता रहता है, रिड्यूस, कम होता रहता है। पहली चीज, किन पे, कौन सी एसेट्स पे इसको फॉलो करते हैं, जो हमारी रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है, और तो मोटर गाड़ी हो गई, प्लांट मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, इन सब पे WDV लागू करते हैं। ये चीज़ क्लियर है। अब इसकी एक खास बात और है, जो क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, एक तो बन गया हर साल कम होता है, प्लस यही एक ऐसा मेथड है जिसमें लाभ हानि खाते पर रिपेयर मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है। संयुक्त प्रभाव जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इस मेथड को अडॉप्ट करने पर बराबर पड़ता है डेप्रिसिएशन का। कैसे, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन शुरू में इस विधि में क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन शुरू में रिपेयर मेंटेनेंस क्या होगा, असेट्स पे कम होगा। तो रिपेयर मेंटेनेंस जो कम हो रहा है उसको वो किससे कंपनसेट हो रहा है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा लग रहा है। बाद के वर्षों में रिपेयर मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा, लेकिन डेप्रिसिएशन इस पर कम चार्ज करेंगे, तो वो बराबर ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बराबर प्रभाव पड़ता है WDV में। उसके अलावा, ये समझ गए मेरी बात को, तो लाभ हानि खाते पर बराबर प्रभाव, संयुक्त रूप से बराबर प्रभाव पड़ता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। उसके बाद डिप्लेशन मेथड जो हमारा है, रिक्तीकरण, तेल के कुएं, उन पे बता दिया मैंने। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो हमारी है विधि, वर्षों के अंकों की योग विधि। वर्ष हैं, जितनी लाइफ है, तो उनके 1 2 3 4, तो वो योग विधि में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। मतलब एक फॉर्मूला है इसमें कि हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो हमारे टोटल लाइफ है, उस लाइफ में पहले साल निकालेंगे तो कॉस्ट से 1/4 टोटल से करते जाएंगे, तो वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की, फॉर्मूला रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको, बस सफिशिएंट आपको पता होना चाहिए केवल कि मेथड है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें WDV, SLM, डिप्लेशन क्या होता है, ये हो गया। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। फिर उसके बाद में हमारा है एक डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड मेथड है। डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड एक पॉलिसी मेथड भी है डेप्रिसिएशन का। मतलब अब इसमें कोई ज़्यादा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे मैं बात करूं
सिंकिंग फंड में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज कर रहे हैं, जब हमने रिडक्शन ऑफ डिबेंचर पढ़ते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, तो वहाँ भी यही चीज़ है कि हम जितना उसका रिडक्शन करना होता है उसके लिए हम सिंकिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। तो ऐसे ही जो डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है वो हम उस जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो हम एक सिंकिंग फंड जो हमारा बना है उसमें वो राशि ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब संपत्ति का जीवन काल समाप्त होगा तो जितना डेप्रिसिएशन था 10 सालों का उसके बराबर राशि हमने कहीं और विनियोग कर दी, तो संपत्ति का रिप्लेसमेंट हो गया। तो रिप्लेसमेंट के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, फंड्स हैं, उनका अरेंजमेंट इस मेथड से हो सकता है। कौन सा मेथड है ये, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, हास कोष विधि, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड मेथड, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड मेथड। उसके बाद में आ गया हमारा बीमा पॉलिसी। इसमें भी सेम ही है, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना, बस जितना डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके बराबर हम हर साल बीमा करवा देते हैं और संपत्ति की लागत का, और जितना डेप्रिसिएशन आता है हर साल वो राशि हम प्रीमियम के रूप में चुका देते हैं। ये भी रिप्लेसमेंट के लिए ही है। उसके बाद डिप्लेशन मैंने आपको बता ही दिया था, रिक्तीकरण, तेल के कुएँ, उनमें वो काम में आता है। उसके बाद हास लेखांकन जो हमारा है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है डेप्रिसिएशन के लिए, उसमें वो किन संपत्तियों पे लागू नहीं होता, मतलब ऐसी कौन सी संपत्तियां हैं जिन पे हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से लागू नहीं होता, वो है उसमें हमारा नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जंगल, वन, उसके अलावा पशुधन है हमारा, लाइव स्टॉक, उसके अलावा ख्याति है हमारी, गुडविल जो है, ठीक है, उसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंसेज। तो मैं लिख रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नॉट अप्लीकेबल। नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेज, अनुसंधान और विकास व्यय। उसके बाद पशुधन, लाइव स्टॉक जो मेरा है, लाइव स्टॉक पशुधन। उसके बाद गुडविल, रिसर्च डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक हो गया, नेचुरल रिसोर्स। फिर क्षयी संपत्तियां जो हमारी हैं, डिप्लेशन मेथड, तेल के कुएं, खान, उन पे भी ये जो मेरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है वो लागू नहीं होता। ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन ख़त्म। बस अब बात क्या करनी है, बात इतनी करनी है, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, यही आ सकते हैं, क्षयी संपत्तियाँ या AS 6 में क्या कवर नहीं है, इसमें कवर क्या नहीं है, इनमें से नाम दे देगा, 4-3 ऑप्शन दे देगा, बोले AS 6 निम्न में लागू नहीं होता, 3 दे के बोलेगा उपरोक्त सभी हो सकता है, या बोल देगा किस पे लागू हो, उपरोक्त कथन जो है AS 6 जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो है वो किस संपत्ति पर लागू नहीं होता। तो 3 तो दे देगा लागू होने वाली, 1 नया होने वाली, या फिर 2 दे देगा और उपरोक्त दोनों दे देगा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डिप्लेशन, या फिर जो मैंने आपको बताया हर वर्ष समान प्रभाव। एक इसमें मेथड हमने छोड़ दिया, उस पर और डिस्कस कर लेते हैं, वो है एन्युटी मेथड। कौन सा मेथड, एन्युटी, वार्षिकी विधि, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, लगभग जब भी डेप्रिसिएशन में से क्वेश्चन आता है तो WDV या एन्युटी, वार्षिकी विधि, वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। इसमें क्या करते हैं, संपत्ति की लागत पर डेप्रिसिएशन बाकी मेथड में लगाते हैं, इसमें हम करते हैं कि संपत्ति जो आपने खरीदी है उस पैसे पे अगर आप नहीं खरीदते तो कोई ब्याज मिलता तो उस पर ब्याज भी लगाए, तो लागत में उस पर ब्याज भी जोड़ते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑफ कॉस्ट। तो फिर जाहिर सी बात है इसी मेथड में सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा। एन्युटी मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट बाकी मेथड से ज़्यादा आएगा। तो मैं लिख रहा हूँ सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम डेप्रिसिएशन, सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन किस मेथड में आएगा, एन्युटी में आएगा। फॉर्मूला कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि नहीं कैलकुलेट कराएगा, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी पूरा सा नहीं मिल रहा, ये चीज़ क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो स्मार्ट तरीके से अगर आप इनको पढ़ेंगे, अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे।
सबसे पहले वही अर्थ की बात कर लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। गैर व्यापारिक संस्था क्या होती है? ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं होती, बजाय उसके क्या करती है, वो कल्याण समाज सेवा के लिए स्थापित होती है। जैसे कोई सेवा संस्था, कोई ट्रस्ट हो गए, या फिर कोई स्कूल हो गई, या फिर उसके अलावा कोई साहित्य, विज्ञान, कला, वाणिज्य, इनके संरक्षण के लिए कोई संस्था है, तो वो सब एनपीओ कहलाती है। क्लियर? अब एनपीओ का अर्थ हो गया। अब बात करते हैं मेथड, अकाउंटिंग मेथड, लेखांकन विधि। तो सबसे पहले लेखांकन विधि में इसमें कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं? सामान्य व्यापार में तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। यहाँ हम बैलेंस शीट तो तैयार करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L तैयार नहीं करेंगे। एक तो करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके अलावा क्या तैयार करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, P&L की जगह। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या पता लगेगा? वर्ष में जो मेरे ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन है, उसमें या तो डेफिसिट घाटा आएगा या फिर सरप्लस एक्सेस आएगा, मतलब बचत या घाटा। ये किससे निकलेगा? इनकम एक्सपेंडिचर से। रिसिप्ट पेमेंट, ये कैश में जो मैंने पेमेंट और रिसिप्ट किया है, ये एक तरीके से रिसिप्ट पेमेंट जो कैश बुक है आपकी, बिल्कुल कैश बुक की नकल है ये। अगर रिसिप्ट पेमेंट का जो आपका बैलेंस है, वो यदि कैश बुक के बैलेंस से, जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश बुक का, उससे मिल रहा है, तो फिर ये मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये रिसिप्ट पेमेंट हो गया। तो इसमें मैं कौन कौन से खाते बनाऊंगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो खाते बनेंगे हमारे प्राप्ति व भुगतान खाता, प्राप्ति व भुगतान खाता। प्राप्ति व भुगतान खाता होगा रिसिप्ट पेमेंट। उसके अलावा आय व्यय खाता हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय व्यय खाता, इनकम एक्सपेंडिचर। उसके अलावा बैलेंस शीट, ये होगा हमारा चिट्ठा। ये चीज़ क्लियर है? ये 3 खाते बनेंगे। अब प्राप्ति भुगतान खाते में क्या आएगा? प्राप्ति आएगी और भुगतान आएंगे, ठीक है, कैश में। अब एक इनकी खासियत और होती है, एनपीओ जो हमारे होते हैं, इनमें हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। बाकी में तो करते हैं उपार्जन आधार पे, और इनमें सामान्यतः कैश बेसिस, नगद आधार पे लेखा किया जाता है। मीनिंग हो गया अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में ये खाते बनेंगे। अब मेन बुक्स कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले मुख्य पुस्तकें इसमें, एक तो कैश बुक होती है, मेन कैश बुक रखी जाती है। कैश बुक के अलावा, और कैश बुक में हम क्या करेंगे? कोलमनर कैश बुक होगी, मतलब विभिन्न खानों वाली, अलग अलग खाने होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो यूं कहें कि डेबिट साइड में तो हम क्या लिखेंगे? जो हमारी प्राप्तियां हैं, और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? जो हमारी कैश रिसिव्ड है, वो सारी की सारी किधर लिखेंगे? डेबिट में। और जो पेमेंट है उसको कहाँ लिखेंगे? कैश बुक के क्रेडिट में लिखेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग बुक्स हो गई, कैश बुक हो गई एक। कैश बुक के बाद में हम दूसरा रखेंगे स्टॉक रजिस्टर। तो जो भी हमारी संपत्तियां हैं, चालू संपत्ति, स्थिर संपत्ति, उनके लिए अलग अलग स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होंगे, फिक्स्ड का और स्थायी का, और एक गैर स्थायी या अस्थायी का। उसके बाद मेमोरेंडम बुक्स रखी जाती है, क्योंकि कैश बेसिस पे है, तो ट्रांजैक्शन जब हुआ तो उनको मेमोरेंडम बुक्स में देंगे और बाद में उसमें डाल देंगे। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की प्रकृति बताओ। प्राप्ति व भुगतान खाते का प्रकार है, नेचर क्या है इसका? व्यक्तिगत, वास्तविक, नाम मात्र का। क्या हो सकता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट व्यक्तिगत खाता है। क्यों? उसका शेष जो है वो कैश निकाल के लाएगा, बंद नहीं हो रहा खाता, उसका शेष बैलेंस शीट में जाएगा। ये चीज़ क्लियर। इनकम एक्सपेंडिचर है वो ट्रांसफर हो जाता है, वो नॉमिनल अकाउंट है। इनकम एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है? नाम मात्र का नॉमिनल अकाउंट है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सदस्य रजिस्टर रखा जाता है इसमें, मेन बुक्स में कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, मेंबर्स के रजिस्टर। जो जो उस संस्था के सदस्य हैं वो जो शुल्क देते हैं, पहले पोत एंट्री करते वक्त प्रवेश शुल्क, फिर आजीवन सदस्यता शुल्क, दान देते हैं, और तो उनका पूरा लेखा उस रजिस्टर में रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम खाते बनाएं कैसे, कुछ स्पेशल आइटम्स और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, लेखांकन उपचार, और वो मदें कौन कौन सी है। तो सर्वप्रथम जब हम एनपीओ की बात करते हैं तो इसमें नंबर 1 सबसे पहले आता है प्रवेश शुल्क। तो उस पर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम।
क्या तो उनका ट्रीटमेंट होगा और कहाँ दिखाएंगे। तो सबसे पहले है हमारा प्रवेश शुल्क, एंट्री फीस। एंट्री फीस, प्रवेश शुल्क को सामान्यतया सूचना के अभाव में, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव टू एज्यूम्ड दैट एंट्री फीस अमाउंट इज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर। तो हम सूचना के अभाव में एंट्री फीस को रेवेन्यू रिसिप्ट, आयगत इनकम जो मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। चीज़ क्लियर है। प्राप्त हो रही है तो रिसिप्ट में तो आएगी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे सामान्यतया प्रवेश। अगर कोई विशेष दिया है कि नहीं इसको पूंजीगत मानना है, तब फिर बैलेंस शीट में जाएगा कैपिटल में जुड़ के। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस। आजीवन, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, चलो, लाइफ मेंबरशिप फीस, आजीवन सदस्यता शुल्क। मतलब एक बार ही 10 साल 20 साल 50 साल, मतलब ये मानते हैं कि भाई एक आदमी कह रहा है मैं जब तक जीऊंगा तब तक इस संस्था का सदस्य रहूंगा, एक साथ ही भाई बता दो, आजीवन सदस्यता शुल्क दे देता है। ये